हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, ये वीडियो है दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो कि सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों, ये वीडियो में आप लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इन सभी प्रश्नों को। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न क्या है? हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। दोस्तों, किसको हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन यानी मोनोसेकेराइड को। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और दोस्तों अब इसको समझते हैं। जूम हो गया। तो दोस्तों, प्रश्न एक को हम लोगों ने समझ लिया, यानी दोस्तों हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? कौन पानी में अघुलनशील है? दोस्तों, तो पानी में कौन अघुलनशील है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों ऑलिगोसेकेराइड जो है, ऑप्शन बी, ये क्या है दोस्तों? पानी में अघुलनशील है, यानी पानी में अघुलनशील है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया है, पर कोई बात नहीं, आप लोग मेरी आवाज़ को सुनिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, जिनको पीडीएफ चाहिए वो ज़रूर मैसेज करें व्हाट्सएप पे, उनको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और दोस्तों, जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जितने पेपर हो रहे हैं उनका पेपर सॉल्यूशन इस चैनल पे डाले जा रहे हैं लगातार, तो आप लोग अपना पेपर इस पर मिला सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? मोनोसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ऊपर के सभी। यानी दोस्तों ट्रेओज और टेट्रोज और पेंटोस और हेक्सोज और साथ ही साथ हेप्टोस, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? ये पांचों क्या है? ये मोनोसेकेराइड के प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों? कौन सा ऑलिगोसेकेराइड का वर्गीकरण नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑलिगोसेकेराइड का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों? होमोग्लाइकेंस। ठीक है दोस्तों, ऑलिगोसेकेराइड का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? तो होमोग्लाइकेंस जो है ऑप्शन डी वाला, ये क्या है दोस्तों? ये ऑलिगोसेकेराइड का वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। और दोस्तों आगे आइए। और पॉलीसेकेराइड प्राकृतिक में गैर कम करने वाले और आयोडीन के साथ खाली स्थान या लाल रंग और छोटा करते हैं देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को पहले समझिए। पॉलीसेकेराइड प्रकृति में गैर कम करने वाले हैं, ठीक है, और आयोडीन के साथ खाली स्थान या लाल रंग देते हैं। तो खाली स्थान में दोस्तों क्या होगा? दोस्तों ये खाली स्थान की जगह आयोडीन के साथ गहरा नीला रंग या लाल रंग देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी पॉलीसेकेराइड प्रकृति में गैर कम करने वाले हैं और आयोडीन के साथ गहरा नीला रंग और लाल रंग देते हैं। यानी दोस्तों ये दोस्तों आयोडीन के साथ कैसा रंग देता है? तो गहरा नीला रंग देता है। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़िए। आगे है दोस्तों आप लोगों से और बता दें, ये जो आप प्रश्न देख रहे हो प्रश्न 7, ये सब पे आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गया, पर कोई बात नहीं, आप लोग प्रश्न को समझिए। नंबर से क्या लेना देना है, बस प्रश्न आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा तो आप पेपर में इसको सोल्व कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, लगातार इस पर आप लोगों के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं और भी डाले जाएंगे। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी का दोस्तों वीडियो डाल चुके हैं इस पर, तो उसको भी जा करके देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे आइए, 9 नंबर प्रश्न में क्या है दोस्तों? डिऑक्सी शुगर का रूप किसका घटक है? तो दोस्तों यहाँ पे डिऑक्सी शुगर का रूप किसका घटक है दोस्तों? तो पौधे की कोशिका भीति का घटक है। क्या दोस्तों? किसका? पौधे की कोशिका भीति का, यानी डिऑक्सी शुगर किसका रूप का घटक है? तो पौधे की कोशिका भीति का। ठीक है दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न क्या है दोस्तों? आपके सिलेबस आधारित प्रश्न है, तो इसको पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए क्योंकि पेपर में तो टाइम बचा नहीं है, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आगे आइए दोस्तों, आगे है ऑलिगोसेकेराइड में खाली स्थान मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ पाई जाती हैं या होती है। तो दोस्तों ऑलिगोसेकेराइड में 2 से 10 मोनोसेकेराइड की इकाइयाँ होती है। ठीक है दोस्तों, यानी खाली स्थान में क्या होता है? 2 से 10 भरा जाएगा। और आइए दोस्तों आगे क्या है दोस्तों? आगे है होमोपॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण है। तो दोस्तों होमोपॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो यानी दोस्तों उपयुक्त ऊपर के जितने भी लिखे हुए हैं, स्टार्च हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया या इनुलिन हो गया दोस्तों, के सभी क्या है दोस्तों? होमोपॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए 11 नंबर का हो गया आपका
डी, ठीक है, यानी उपयुक्त सभी स्टार्च, सेलोज और इल्यूमिन और इल्यूलिन। यहाँ पे दोस्तों इनुलिन लिखा हुआ है, ठीक है। राइटिंग में हल्का फुल्का टाइपिंग में गड़बड़ी हुआ, पर कोई बात नहीं, आप लोग इसे समझ जाइएगा। तो आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मोनोसेकेराइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है दोस्तों। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है, कीटो बराबर समूह। देखिए कीटो बराबर समूह जो है इसके कारण क्या होता है दोस्तों, मोनोसेकेराइड की अभिक्रिया इसी की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, कीटो बराबर समूह यानी इक्वल होता है इसमें। तो और आगे है दोस्तों लिपिड किसके अवशोषण के लिए अति आवश्यक है, यानी दोस्तों लिपिड किसके अवशोषण के लिए अति आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों लिपिड जो है आपका वो ए और बी दोनों, ठीक है, यहाँ पे और बी दोनों लिखा है पर कोई बात नहीं, ए और बी दोनों, यानी लिपिड किसके लिए है, विटामिन ए और विटामिन डी के लिए अवशोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है दोस्तों, यानी लिपिड विटामिन ए और डी के अवशोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों, कितना कार्बन होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 2 से 36 कार्बन होते हैं, यानी फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में होते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 से 36 कार्बन होते हैं, ठीक है, किसमें, फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में। और आगे बढ़िए दोस्तों। आगे है संतृप्त वसा अम्ल कौन सा है दोस्तों। दोस्तों संतृप्त वसा अम्ल कौन सा है दोस्तों, लॉरिक अम्ल जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका संतृप्त वसा अम्ल होता है। और आगे आइए दोस्तों, आगे है असंतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पे असंतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको समझिए, लिनोलिक, ठीक है दोस्तों, लिनोल, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टाइपिंग में हल्का फुल्का गड़बड़ी हो गया, पर कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका लिनोलेनिक, ठीक है दोस्तों, यानी असंतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण क्या है दोस्तों, लिनोलेनिक, ठीक है। और आगे ये 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड के बारे में कौन सा सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपका 1+2+ PO2 ये सत्य है, ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड के बारे में ये कथन सत्य है, ठीक है। और आगे आइए, आगे क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियोसाइड क्या है दोस्तों, यह डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है, और यह नाइट्रोजन युक्त कसार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षार है, कसार लिखा हुआ है जिसको क्षार बोला जाएगा। तो दोस्तों ये दोस्तों न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ए एवं बी दोनों होता है, यानी दोस्तों डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। और आगे आइए दोस्तों, और आगे क्या है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल का खोजकर्ता कौन है दोस्तों, एफ मेजर नाम के जो वैज्ञानिक हैं ये न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता हैं, ठीक है। और आइए आगे, और आगे क्या है दोस्तों, मक्का प्रोटीन कौन सा है दोस्तों, मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जीन प्रोटीन पाया जाता है। और गेहूं में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा, ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, गेहूं में, ठीक है। और आगे आइए, आगे है दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कौन सा होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे मात्रा में प्रोटीन कौन सा है दोस्तों, सबसे प्रचुर मात्रा में। तो दोस्तों इसको समझिए, रूबिस्को जो होता है इसमें क्या होता है, सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, रूबिस्को में, ठीक है दोस्तों। और आगे आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक प्रोटीन है दोस्तों। तो संरचनात्मक प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इलास्टिन जो है, इलास्टिन क्या है दोस्तों, संरचनात्मक प्रोटीन है, ठीक है। और दोस्तों और मज़ेदार प्रश्न है आगे दोस्तों, ये जो पेपर है, जो ये सब्जेक्ट है बहुत टफ तो है ही, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है जल्दी समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि दोस्तों जो छात्र किताब को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों किताब भी इसका जो है बहुत, ये सब्जेक्ट को टफ माना जाता है सेकेंड सेमेस्टर में। और आइए आगे है दोस्तों, प्रोटीन का खोजकर्ता कौन है, यानी दोस्तों प्रोटीन को किसने खोजा था। तो दोस्तों प्रोटीन को किसने खोजा था दोस्तों, बर्जियस ने खोजा था, किसने, बर्जियस ने खोजा था, ठीक है। और आगे आइए दोस्तों, और आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों प्रोटीन शब्द किसने गढ़ा था। दोस्तों प्रोटीन का खोज तो बर्जियस ने कर दिया, अब इसको प्रोटीन शब्द का नाम किसने दिया दोस्तों। तो दोस्तों मोल्डर नामक जो वैज्ञानिक थे इसको प्रोटीन का नाम दिए, ठीक है। आप लोग पे बीच से इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा तो बहुत पछताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में जितने प्रश्नों को शामिल किया, भले ही टाइपिंग में हल्का फुल्का गड़बड़ी हो, लेकिन ये सभी के सभी प्रश्न क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आगे है दोस्तों, आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका,
तो यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों, 27 नंबर में पूछा जा रहा है कैरोटेनॉइड्स 400 से 500 nm की सीमा में प्रकाश को अवशोषित करता है। तो दोस्तों 400 से 500 nm की सीमा में कितना प्रकाश अवशोषित करता है? 400 से 500, ठीक है, इसका आंसर भी यही होगा। और दोस्तों आगे क्या है, वर्णक उच्च में नहीं, दोस्तों ये प्रश्न गलती हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे है प्रोटीन किसका आवश्यक घटक है? दोस्तों प्रोटीन किसका आवश्यक घटक बनता है दोस्तों? तो दोस्तों ये ऊपर के सभी के आवश्यक घटक बनता है। आप देखते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली और परमाणु सामग्री, ठीक है। प्रोटीन क्या है? इन सभी के घटक बनता है, ठीक है दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।